हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। देखिएगा, ये आपका इंटरप्रिटेशन सीरीज़ का एमसीक्यू वाला पार्ट है और इसमें हम 2019 के जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर रहा है 2019 का, उसके हम एमसीक्यू देखते हैं। अभी तक हमारा ये एग्ज़ाम 2 बार हो चुका है, तो हम ये दोनों बार के देख करके ना एमसीक्यू इसके आगे के एमसीक्यू निपटा देंगे। इसके बाद हम 2013 वाला देखेंगे एमसीक्यू, देन हम अपनी तरफ से कुछ एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिएगा, सजातीय से तात्पर्य है। अब आप सब लोग बताइएगा, क्या हमने ये सजातीय से आपको बताया नहीं था सजातीय क्या है? ठीक है, तो अन्य प्रकार से, उसी प्रकार से, या अन्य प्रकार से और उपयुक्त सभी, तो इसमें आएगा उसी प्रकार से। ठीक है, ये हमारा एमसीक्यू बनेगा उसी प्रकार से। सजाती का मतलब है सेम वही। ठीक है, फिर है केसेस ओमिसिस। ठीक है, ये हम आपको कराए थे लैटिन मैगजीन्स में। से तात्पर्य क्या है? न्यायालयों को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। देखिए क्या कहा गया है कि भैया न्यायालय जो है, ये जो हमारी इंटरप्रिटेशन है उसकी कमी को पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नोसिचर असोसियस, सहचार्य ज्ञाति। नोसिटर सोशलिस्ट का क्या अर्थ है? ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे सहचार्य से जानना। इसका अर्थ क्या आएगा? सहचर्य से जानना। फिर आ जाते हैं हमारा ये 2019 वाला पेपर है और इसी सीरीज में हम आपको छद्म विधायन के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। देखिएगा, सभी ने पढ़ा होगा छद्म विधायन। हमने डॉक्ट्राइन्स कराई थी आपको, उनमें कई सारी हमने आपको ये कराई थी, अपनी डॉक्ट्राइन्स कराई थी। कलर रिलेबल लेजिस्लेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें कहा गया है भी, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते आप, जो काम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो आप प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते हैं। लेजिस्लेशन इसमें कहता है कि भैया जो चीज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट भी नहीं करेंगे। देन आप वहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपना संविधियों के निर्वचन की शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, अब आप बताइएगा क्या वो संसद में निहित है, राज्य विधायिका में निहित है, न्यायालय में निहित है, या राज्य परिषद में निहित है? देखिएगा, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है उसका इंटरप्रिटेशन करने का जो कार्य है, क्या वो संसद करती है? नहीं, वो न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर कोर्ट। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आते हैं उट रिस मैजिक वैलियट कम पेरियड। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है? ओके, तो इससे हमारा क्या तात्पर्य कह रहा है? अमान्य से मान्य करना अच्छा है। देखिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने कितनी बार आपको बताया था कि अमान्य से मान्य करना अच्छा है। और लैटिन मैगजीन्स कितनी आ रही हैं आपकी? हमने आपको 30 लैटिन मैगजीन्स दी थी और उन 30 से आगे आपका कुछ एमसीक्यू नहीं बनेगा। ठीक है, उन 30 के अंडर आपको ये सारे एमसीक्यू बने हुए दिखेंगे। ठीक है, ये हमने कराया था उट रिस मैजिक वैलियट कम पेरियड। ठीक है, तो ये बता रहा है भैया अमान्य से मान्य करना अच्छा है। फिर था हमारा प्रत्यायोजित विधायन क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? तो हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उस प्राधिकार द्वारा निर्मित कानून जिसे संसद ने प्रत्यायोजन की शक्ति दी है। ठीक है, उस प्राधिकारी द्वारा, मतलब किसी ऐसे अधिकारी द्वारा निर्मित कानून जिसे संसद ने उसे वो पावर बनाने के लिए दे दी है। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे कि कोई संसद है, किसी एक व्यक्ति को बोल दे कि भाई आप इस पर कानून बनाइए, दैट इज कॉल्ड अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट प्रत्यायोजित विधायन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित सबसे पहला वाद कौन सा है? ठीक है, अब आप हमें बताइएगा, क्या हमने द दिल्ली लॉज एक्ट कराया नहीं था? द दिल्ली लॉज एक्ट, एक एमसीक्यू आपके उस नोट्स में से आ रहा है जो आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिया गया है और जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। एक क्वेश्चन देखिए वहीं से बन रहा है। ठीक है, देन आ जाते हैं निर्वचन का प्रथम प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है भैया? पहले पढ़ाया था, लिटरल रूल पढ़ाया था सबको, लिटरल रूल। तो हमारा लिटरल रूल ही है सबसे पहला।
शाब्दिक निर्वचन का सिद्धांत। देखिएगा जिसने भी वो वीडियोस फॉलो की होंगी तो उससे समझ आ रहा होगा कि देखिए इससे आगे कहीं भी जो हमने पढ़ाया उससे आगे कहीं भी एमसीक्यू बन नहीं रहा है। किसने कहा है कि संहिताकरणीय कानून का तात्पर्य किसी विशिष्ट वस्तु पर संपूर्ण कानून की विस्तार पूर्वक व्याख्या करना होता है, जिसमें प्रारूपकार द्वारा पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों एवं विषयों से संबंधित सामान्य कानून के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये किसने कहा था? देखिए हमने एक आपको कोटेशन बताई थी कि भाई कुछ ना कीवर्ड्स पकड़ लीजिएगा। इसमें क्या कहा है? संहिताकारी कानून का तात्पर्य किसी विशिष्ट वस्तु पर संपूर्ण कानून की विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा भैया विशिष्ट वस्तु पर संपूर्ण कानून की व्याख्या, विस्तार पूर्वक व्याख्या। ठीक है, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए विस्तार पूर्वक व्याख्या किसने की है? भाई हमारे मैक्सवेल द्वारा की गई। ठीक है, आंसर तुरंत लगा देना एकदम बिना सोचे समझे। देखिएगा प्राधिकार के अधीन इंट्रावायरस यहाँ अल्ट्रावायरस नहीं है, इंट्रावायरस से तात्पर्य है। तो इंट्रावायरस से क्या तात्पर्य है भाई? विधि के द्वारा दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत किया गया कार्य। ठीक है, विधि के द्वारा दिए गए प्राधिकार, इंट्रा मतलब अंदर। ठीक है, विधि के द्वारा दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत, जहां अंतर्गत वर्ड आ जाए देखिए इंट्रा, आप अंतर से उसे डिसाइड करके लगा सकते हैं, किया गया कार्य। देन आ जाते हैं विधि के संशोधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ लॉ मीन्स क्या है आपका? तो आप लगाएंगे इसमें हमारा विधि संशोधित है। ठीक है, विधि के संशोधन से तात्पर्य, तो विधि संशोधित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा संविधि निर्वचन के आंतरिक सहायक हैं। संविधि के जो निर्वचन के हमारे जो इंटरनल एड्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही कराया था, पार्श्व टिप्पणी, शीर्षक और दृष्टांत, ये सभी हैं। ठीक है, एक संविधि में किसी परंतु का अभिप्राय है। एक संविधि में क्या है? सामान्य नियम का अपवाद। एक संविधि में किसी परंतु का अभिप्राय क्या होगा भैया? अगर कोई परंतु डाला है तो क्या होगा? सामान्य नियम का अपवाद ही होगा वो। फिर आ जाते हैं हम निम्नलिखित में से कौन से निर्वचन के बाह्य सहायक हैं? निर्वचन के बाह्य सहायक कौन कौन से? शब्दकोश आपको बताया था, ऑफकोर्स हमने। पाठ्य पुस्तक ऑफकोर्स बुक्स हैं। संसदीय कार्यवाही और लोक नीति ऑफकोर्स हैं। न्यायिक निर्णय और विदेशी न्यायालयों के निर्णय ऑफकोर्स हैं। तो ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। फिर आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरो। ठीक है, तो डेलीगेरो से आपका क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं आप इससे? तो आप क्या समझते हैं? प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। ठीक है, डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरो, इसका मतलब क्या है? प्रत्यायोजित जो डेलीगेट चीजें है हमारा। ठीक है, डेलीगेट्स मीन्स भी हमारा, आप इसे ना इंग्लिश में एक बार देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा डेलीगेट नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेरे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा? डेलीगेट। ठीक है, डेलीगेटेड पावर कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड। ठीक है, कुछ चीजें भाई देखिए यहाँ पर हमारा सिर्फ तात्पर्य है आपका जेएलओ क्लियर करना। हिंदी में आता है हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में कीजिएगा, है ना। प्रत्यायोजित मीन्स होता है डेलीगेटेड। ओके, आप उद्देशिका का अर्थ समझते हैं। आप उद्देशिका का क्या अर्थ समझते हैं? ठीक है, तो आप क्या अर्थ समझते हैं उद्देशिका का? संविधियों के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन, प्रस्तावना का परिचयात्मक कथन है, संविधियों के निर्वचन का आंतरिक सहायक भाग है। तो ये तीनों ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधियों के निर्वचन का बाह्य सहायक है? ठीक है, तो इसमें क्या हमारा बोला गया है कि भाई एक्सटर्नल एड के बारे में बताया है। तो एक्सटर्नल एड हमारा इनमें से क्या है? इनमें से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो एक्सटर्नल है, उद्देशिका है, परिभाषाएं भी इसमें है और हमारा परंतुक भी इसमें है। ठीक है, प्रोविजन भी है, प्रेम्बल भी है, डेफिनेशंस भी हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आ जाते हैं किस दिनांक से। आपको देखिए हमने कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है इसमें, है ना। आपको हमने प्रेम्बल कराई थी, इसमें लैंग्वेज डेफिनेशंस भी कराई थी, प्रोविजंस भी कराए थे, है ना। फिर आ जाते हैं
किस दिनांक से एक संविधि लागू समझी जाएगी। ठीक है, तो ये भाई वो तभी, आप बताइए कोई भी एक्ट है वो कब से लागू समझा जाएगा, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था और हमें लगता है सब लोग का ठीक होना ही चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अच्छेदान के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्लिप्स, हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहाँ दिया गया है हमारा, तो ये आ जाते हैं हम 13 के 1 में। ठीक है, 13 के 1 में हमारा डॉक्ट्राइन्स ऑफ एक्लिप्स है। फिर आ जाते हैं सार और तत्व का सिद्धांत। ठीक है, पेथ एंड सब्सटेंस, तो ये हमारा है एक ही क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के विषयों से संबंधित विधायकों की समस्याओं को हल करने हेतु विधियों की व्याख्या। ठीक है, ये है हमारी सार और तत्व से संबंधित। भाई मौलिक अधिकार से अभितजन की समस्याओं को हल करने के लिए विधियों का निर्वचन ये नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्वचन में आंतरिक सहायक नहीं है। तो आंतरिक सहायक नहीं है, शीर्षक है, विराम चिन्ह ऑफ कोर्स है, क्योंकि आप किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, विराम चिन्ह नहीं होगा ना तो कुछ का कुछ आपका इंटरप्रिटेट गलत हो जाएगा एकदम। लेकिन प्रसिद्ध लॉ जर्नल नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, महत्व ही नहीं होता इससे। हितकारी व्याख्या से क्या समझते हो। ठीक है, तो आपराधिक विधि में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा यदि भाषा उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो आशय को प्राप्त करने हेतु उसे विस्तारित अर्थ दिया जा सकता है, यदि भाषा में ऐसी संभावना है तो। ठीक है, क्योंकि देखिए हम इंटरप्रिटेशन में बार बार पढ़ रहे हैं कि उसका इंटेंशन प्राप्त करने हेतु, है ना, किसी भी चीज़ का इंटेंशन निकालने के लिए कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमारा जहाँ पर इंटेंशन वाली बात आ गई ना तो वो हमारा ये 4 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने कौन से मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संसद को संविधान में संशोधित करने की सार्वभौमिक शक्ति प्राप्त है, परंतु इसको संविधान के मूल ढांचे का नष्ट करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो वो भाई देखिए हमारे ना जो लॉ का एक एक बच्चा जो है ना जो लॉ पढ़ा है तो वो एकदम आंसर इसका लगा करके आएगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट, हम फिर है 76, किसी अधिनियम की संवैधानिकता के बारे में उपधारणा होती क्या है। तो क्या उपधारणा होती है, तो यह संवैधानिक है, बेसिकली बस यही इसकी उपधारणा होती है। एक बात के विनिश्चित आधार से आप क्या समझते हैं, तो बात का विधिक कारण बताया जाए। ठीक है, क्या समझते हैं बात का विधिक कारण। बाद विधि क्या है, बाद विधि क्या है, तो बाद विधि है न्यायालयों द्वारा निर्मित विधि। ठीक है, बाद विधि मीन्स हमारा हो गया केस लॉ, क्या है, न्यायालय द्वारा निर्मित विधि। अवधारणा की आवश्यकता कब नहीं होती। ठीक है, कब हमें प्रिजम्पशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो जब विधायिका का आशय स्पष्ट हो। जहाँ हमारा लेजिस्लेशन ने एकदम क्लियर एंड कट बात कर दी है तो फिर भैया यहाँ पर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर है हमारा स्टेट डेसाइसिस का सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है पूर्व न्याय का सिद्धांत। ठीक है, स्टेट डेसाइसिस एक बार याद कर लेंगे सब लोग। भाई देखिए ये सब हम आपको ना इतने सारे रोमन मैगजीन्स और ये सब दे चुके हैं, रिवीजन कीजिए, कीवर्ड्स पकड़िए और कीवर्ड्स पकड़ के उसका आंसर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर है सामंजस्यपूर्ण मतलब हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए कितनी बार हम बहुत क्लियर करके पढ़ाए थे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन संविधि का अर्थान्वयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यथासंभव सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे। ठीक है, हारमोनियस मीन्स क्या होता है, तालमेल बैठाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे भैया संविधि के विभिन्न प्रावधानों को सग्रा रूप में पढ़ा जाना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार तो है ही नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं भैया कि आपको उसका कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, तोड़ मरोड़ करके जैसे भी आपको निकाला जा सके उसका अर्थ निकालना जाना चाहिए। तो ये हमारा होता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। यदि अनुसूची और किसी विशेष प्रावधान में कोई विसंगति प्रतीत हो तो कौन सा अभिवचन होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, प्रावधान होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रोविजन,
यदि अनुसूची और किसी विशेष प्रावधान में कोई विसंगति, ठीक है, और प्रतीत हो तो कौन सा अभिभावी होगा, तो प्रावधान, ठीक है, जो प्रोविजन है वही फॉलो किया जाएगा। देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। कल्याणकारी संविधि के निर्वचन के बारे में नियम है कि उसका निर्वचन कैसा होगा, उदारता पूर्वक किया जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उदारता पूर्वक किया होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, डांडिक संविधियों में निर्वचन में आधारभूत बात कौन सी है। देखिए लास्ट में हम कराए थे, आपको डांडिक संविधि कराए थे, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है भाई, डांडिक संविधियों में निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिए। पहली लाइन ही यही पढ़ाई थी हमने। दूसरा कह रहा है संदेह की स्थिति में इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। देखिए जो नोट्स आपको दिए गए हैं उन्हें एक बार प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा, ये एक एक MCQ से बनाए। स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सभी बात सही है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिष्टि का नियम है, ठीक है। मिसचीफ रूल आ गया आपकी। देखिए हमने सारे रूल्स पढ़ाए थे और जान करके ना खुशी भी हो रही है कि इनसे ही क्वेश्चन बन रहा है। ये कह रहा है न्यायाधीश को उस रिष्टि को देखना चाहिए जिसे रोकने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। तो हमें क्या है, उस रिष्टि को देखना चाहिए जिसे रोकने के लिए कानून बनाया गया है। निम्नलिखित में से संविधि के निर्वचन के स्वर्णिक नियम मतलब गोल्डन रूल जो है कि कौन सी सबसे अच्छी व्याख्या है, तो कौन से सबसे व्याख्या है, शब्दों को उनका सादा और सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा निरर्थक परिणाम ना हो। वेरी गुड। देखिए हमने क्या बोला था, गोल्डन रूल क्या है, जो उसमें क्या हो रहा है, कोई ज्यादा एम्बिग्यूटीज नहीं आ रही है। तो गोल्डन रूल में कहा गया था कि थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसमें अपनी ओर से एड ऑन कर लेंगे, ठीक है ना, एड ऑन करके और उसमें जो आपका हो जो रूल निकल के आएगा वही हमारा गोल्डन रूल कहलाएगा। फिर आ जाते हैं हम, जब विशिष्ट विधि और सामान्य विधि के मध्य विरोधाभास हो तो कौन सी विधि लागू होगी, तो कौन सी विधि लागू होगी, विशिष्ट विधि, ठीक है। जैसे कि अब आप देख लीजिए कि आपका ना कोई स्पेसिफिक लॉ हो गया, लोकल लॉ हो गया हम कह रहे हैं, और एक जनरल लॉ हो गया, है ना। तो कौन सा लॉ फॉलो किया जाएगा, तो फिर लोकल लॉ फॉलो किया जाएगा। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर लोकल लॉ फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मात्रा के अनुसार, ठीक है, पेरीमेटारिया का सिद्धांत क्या है, मात्रा के अनुसार या पेरीमेटारिया का सिद्धांत। तो ये है हमारा, एक ही मामले में एक ही विषय पर कानूनों को एक दूसरे के संदर्भ में माना जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये बोलेंगे हम, पेरीमेटारिया हमने नहीं पढ़ाया था आपको, बाकी ये सब आए, ये एक ऐसा क्वेश्चन बना है जो नहीं आया है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि का शासन से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन से संबंधित है। देखिए आप पढ़ते हैं आर्टिकल 14 क्या बताता है हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। फिर आ जाते हैं हम अपना 90 पर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वचन का नियम नहीं है, तो निर्वचन का कौन सा नियम नहीं है, शाब्दिक नियम है, रिष्टि का नियम है, स्वर्णिक नियम है, सामान्य नियम पढ़ाया था हमने, नहीं पढ़ाया था भैया, यही नहीं है। फिर देखिए फ्रेंड्स, ये है आज आपका MCQ की सीरीज़ और नेक्स्ट सीरीज़ आपको कल मिल जाएगी। ये हमारा 2019 का पेपर था जो सिर्फ इंटरप्रिटेशंस के जिसमें क्वेश्चंस आए थे, वो हमने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा दिया है। नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कल कराएंगे और अपनी तरफ से जो हमारे जो एक्सपेक्टेड आपको MCQ लगते हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।